जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में जो गेस्ट पेपर मैंने लास्ट टाइम आपको दिया था उस गेस्ट पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्यूशन देखने के बाद ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को लिख करके प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप इन क्वेश्चन के आंसर्स को लिख करके प्रैक्टिस करेंगे ओनली इन दैट केस इन एग्जामिनेशन यू विल फाइंड वर्ड्स व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। अदरवाइज आपके साथ ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन तो आता होगा लेकिन उसके आंसर में लिखना क्या है इसे सोचने में आपका टाइम वेस्ट होगा और आप अपने आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो लिख करके प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्टली कंप्लीट करेंगे क्योंकि पीडीएफ आपको एज इट इज पूरे सॉल्यूशन का मिल चुका है, तो आप उसमें से देख करके कंटेंट अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन था कि जो लक्कड़ वाला कमिटी है उसे कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो जो लक्कड़ वाला कमिटी है इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1993। तो याद रखने वाला आंसर है ये, तो इसमें तो कोई कंसेप्ट एज सच है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च किया गया था। तो डेट तो आप याद रखेंगे इन 2004। हाँ, इस प्रोग्राम के बारे में कुछ और जरूरी बातें भी आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो प्रोग्राम है ये प्लानिंग कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन दोनों की वी कैन से दैट इन दोनों को जिम्मेदारी दी कि भाई आप लोग मिलकर के इस प्रोग्राम को चलाइए। और यहां पर प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया और वहां पर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। अब इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी एक जो अलग बात है वो ये है कि यहां पर जब कोई काम करने के लिए आता है तो सरकार उसको पैसे नहीं देती है, बिकॉज गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मार्केट मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है कि अगर आपने पैसे दे दिए तो इंसान मार्केट में जाकर के और दुकानों से अनाज खरीद करके ला सके। तो वहां पर गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, वहां पर गवर्नमेंट काम करने के बदले में पैसा नहीं देती है, डायरेक्टली काम करने के बदले में आपको फूड प्रोवाइड कराती है। दैट मीन्स आपको अनाज प्रोवाइड करवाती है। तो दाल चावल गेहूं ये सब चीजें आपको काम करने के बदले में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में मिलती है। तो जो बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे मार्केट मैकेनिज्म नहीं है, मार्केट में ही अनाज अवेलेबल नहीं है, वहां पर इस तरह के प्रोग्राम को चलाया जाता है, या जहां पर काफी टाइम से अकाल जैसी ड्राउट जैसी सिचुएशन है। तीसरा क्वेश्चन, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसे एज अ पॉवर्टी लाइन किसने प्रपोज किया था। तो आप सब जानते हैं इसका जवाब, तो दादाभाई नौरोजी ने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को प्रपोज किया था। और जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग में ये देखा जाता है कि जो एक प्रिजनर है, जो व्यक्ति जेल में है, उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या आता है, दैट मीन्स उसे जिंदा रखने पर कितना पैसा खर्च होता है, उसी को फिर पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया बना लिया जाता है। अगर उतना पैसा बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो डेफिनेटली वो गरीब नहीं है। ओके, तो इस तरह से जब जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को आप पॉवर्टी लाइन का रेफरेंस बनाते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग एज पॉवर्टी लाइन। और इस कंसेप्ट को प्रपोज किया था दादाभाई नौरोजी ने। याद आपको ये रखना है कि ये जो कंसेप्ट है ये बिफोर इंडिपेंडेंस जो है प्रपोज किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अब देखिए, आपको अगर देखना है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर गरीबी है या नहीं है तो आप वहां पे देखिए इलिटरेसी लेवल क्या है। अगर इलिटरेसी लेवल है वहां पे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे लोगों को पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, इनकम लेवल अगर बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर बहुत कम है, तो ऑब्वियसली ऐसा जो देश है वो क्या फेस कर रहा है, पॉवर्टी फेस कर रहा है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। हाई इलिटरेसी लेवल, लो इनकम लेवल एंड लो एम्प्लॉयमेंट लेवल, ऑल दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसा कब होता है। देखिए, अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इकोनॉमी के ग्रो करने के साथ साथ इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए, इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से इकोनॉमी का इनकम लेवल इंक्रीज होना चाहिए और पॉवर्टी इरेडिकेट होनी चाहिए। अगर इकोनॉमी के ग्रो होने के साथ साथ ये सारी चीजें हो रही है देन वी विल से कि इकोनॉमी सिर्फ ग्रो नहीं कर रही है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी हो रहा है। अगर मान लो किसी हार्मफुल प्रोडक्ट के कंजम्पशन के कारण, अगर किसी हार्मफुल प्रोडक्ट के कंजम्पशन के कारण, बहुत ज्यादा कंजम्पशन इंक्रीज होने के कारण इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ रहा है, या इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा जो है कुछ एक लोगों का इनकम लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो भैया हम तभी कहेंगे जब इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ साथ देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी,
लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनका इनकम लेवल बढ़ेगा और फाइनली जो पॉवर्टी है वो एलिवेट होगी। ओके, तो इसी तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिस इज क्वाइट सिंपल कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करने का काम करती है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? NSSO करती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करती है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है कि पॉवर्टी क्या होती है और एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी के बीच में डिफरेंस लिखिए। तो पॉवर्टी की डेफिनेशन हमने लेक्चर में भी पढ़ी थी और यहां पर आप दोबारा देख सकते हैं कि हमने लिख करके समझा रखा है कि पॉवर्टी असल में एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आपके पास इतने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि आप मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अफोर्ड कर सकें। ओके, इन दैट केस वी से कि पॉवर्टी अगर कोई फेस कर रहा है तो वो मिनिमम नीड्स को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। दैट मींस उसे साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उसे शेल्टर नहीं मिल रहा है, उसे एजुकेशन नहीं मिल रही है, ठीक है, और कभी वो बीमार पड़ रहा है तो वो मेडिकल अटेंशन वगैरह को भी, मेडिकल फैसिलिटीज को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में है तो भाई साहब वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति गरीब है। द पर्सन इज फेसिंग द पॉवर्टी, और यही आपकी पॉवर्टी की क्या है? डेफिनेशन है। हाँ, हर एक कंट्री का थ्रेश होल्ड जो है, मतलब कोई गरीब है या नहीं है, इसके लिए जो लिमिट की अगर अपन बात करें तो वो कंट्री टू कंट्री क्या करती है? वेराई करती है। ओके, हर कंट्री ने अपने हिसाब से पॉवर्टी को मेजर करने के लिए थ्रेशोल्ड डिसाइड कर रखा है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में डिफरेंस, अब ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। काफी सारे और क्वेश्चंस भी इस डिफरेंस को पढ़ते समय कवर होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में तो आप अगर यहां पर आप बेसिस भी लिखना चाहें, मतलब एक कॉलम और बढ़ाना चाहें, तो बेसिस के अंदर तो आप क्या कर सकते हैं? आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी की डेफिनेशन लिख सकते हैं और रिलेटिव पॉवर्टी की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, जिसमें हम बताएंगे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी मींस एक ऐसी सिचुएशन जब आप एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और दैट मींस यू आर एब्सोल्युटली पुअर। जबकि रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर आपकी पॉपुलेशन की एवरेज सैलरी से 50% कम सैलरी अगर आपको मिल रही है, only in that case you are considered as relatively poor. Okay, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आपके इनकम लेवल से देखा जाता है कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। अगर आप एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, जिसे हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं, अगर उतना पैसा आप कमा रहे हो देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पुअर। तो इनकम लेवल कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जबकि रिलेटिव पॉवर्टी में यह देखा जाता है कि आप बाकियों के कंपैरिजन में गरीब हो या नहीं हो। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे बता रहा हूं। आपको एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इफ अ पर्सन इज रिलेटिवली पुअर, इज दैट कंपल्सरी दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज ऑल्सो एब्सोल्युटली पुअर? अगर कोई व्यक्ति रिलेटिवली पुअर है तो क्या यह बात जरूरी है कि वो एब्सोल्युटली भी पुअर हो? द आंसर इज नो। रिलेटिव पॉवर्टी में आपके इनकम लेवल को बाकियों के इनकम लेवल से कंपेयर किया जाता है। तो हो सकता है कि आपका इनकम लेवल बाकियों के कंपैरिजन में कम हो, लेकिन इतना हो कि आप साफ पीने का पानी, शेल्टर, एजुकेशन, ये सब चीजें अफोर्ड कर पा रहे हो। तो आप हो सकता है रिलेटिवली पुअर हो, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप एब्सोल्युटली भी पुअर हो। ओके, तो रिलेटिव पॉवर्टी में सिर्फ इनकम लेवल, सिर्फ उस लिमिट को क्राइटेरिया नहीं बनाया जाता है। ओके, अच्छा देखिए, जब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेजर करते हैं तो हमने ये बात समझी थी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर सिर्फ मिनिमम नीड्स को फोकस किया जाता है। तो व्हाइल कैलकुलेटिंग द एब्सोल्यूट पॉवर्टी, क्वालिटी ऑफ लाइफ आप कैसी जी रहे हैं, क्या आपको एक अच्छी एजुकेशन एक्सेस आप कर पा रहे हैं, क्या सोसाइटी में आपको एक अच्छा दर्जा मिला हुआ है, इन सब चीजों का अकाउंट नहीं किया जाता। व्हाइल कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ मिनिमम नीड्स पर होता है। जबकि रिलेटिव पॉवर्टी में क्योंकि आपका कंपैरिजन हो रहा है दूसरे लोगों से, सो दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि व्हाइल कैलकुलेटिंग द रिलेटिव पॉवर्टी हम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी फोकस करते हैं, हम ये भी फोकस करते हैं कि आपको जो है आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, आप किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं बाकियों के कंपैरिजन में। ओके, जबकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पर होता है? मिनिमम नीड्स पर होता है। चलिए नेक्स्ट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो पॉवर्टी लाइन है, जबकि रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो एक तो लॉरेंस कर्व होता है
और इसके अलावा एक और टूल होता है जिसे हम बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? गिनी कोफिशिएंट। ओके, जस्ट अ सेकेंड। गिनी कोफिशिएंट। अब ये गिनी कोफिशिएंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। गिनी कोफिशिएंट इज अ मैथड। लॉरेंस कर्व आपको याद होगा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी थी, जिसके अंदर हम इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को मेजर करते हैं। गिनी कोफिशिएंट भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे समझने की कोशिश की जाती है कि रिलेटिव पॉवर्टी कितनी है इकोनॉमी के अंदर। आपको कोई फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, आपको बस इतना याद रखना है कि जब गिनी कोफिशिएंट कैलकुलेट होता है तो उसका आंसर 0 to 1 के बीच में आता है, या 0% से 100% के बीच में आप कह सकते हैं। अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में बिल्कुल भी इनकम इनइक्वालिटी नहीं है। दैट मीन्स आपकी इकोनॉमी के अंदर परफेक्ट इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, हर किसी के पास बराबर बराबर पैसा है। वहीं अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 या कहें 100% आती है तो इसका मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा परफेक्ट इनकम इनइक्वालिटी है, लोगों की इनकम बिल्कुल भी बराबर नहीं है। यह बात आपको याद रखनी है, इसके ऊपर एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए थोड़ा सा ऐसा कहा जाता है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कंप्लीटली इरेडिकेट करना यह मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आप रिलेटिव पॉवर्टी को इरेडिकेट करना चाहते हो, यानी कि बाकियों के कंपैरिजन में अगर आप जो है इनकम लेवल बढ़ाना चाहते हो, तो दैट इज कंपैरेटिवली इजियर थिंग, ये कंपैरेटिवली आसान काम है। रिलेटिव पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है वो डेवलप कंट्रीज के अंदर ज्यादा सिग्निफिकेंट है। जैसे अमेरिका के अंदर अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो इतनी ज्यादा है नहीं, होगी वहां पर भी लेकिन बहुत ही कम होगी। अब वहां पर उनका फोकस किस बात पे है कि बस सबकी इनकम क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सो दे आर वर्किंग ऑन द रिलेटिव पॉवर्टी, और रिलेटिव पॉवर्टी को इरेडिकेट करना कंपैरेटिवली आसान काम है, जबकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को इरेडिकेट करना कंपैरेटिवली मुश्किल काम है। अगर अपन क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति एब्सोल्युटली पुअर है तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी खराब होगा, जबकि अगर कोई पर्सन सिर्फ रिलेटिवली पुअर है तो वो बाकियों के कंपैरिजन में गरीब है। तो ऐसा हो सकता है कि रिलेटिवली पुअर होते हुए भी वो एब्सोल्युटली पुअर ना हो और उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो एक एब्सोल्यूट पुअर वाले व्यक्ति से काफी अच्छा हो। ओके, तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। जरूरी नहीं है जैसा आपको सॉल्यूशन में दिख रहा है आप वैसे ही वर्ड्स यूज करें, पॉइंट्स आप ये सारे इंक्लूड कर लें अपने आंसर में। लैंग्वेज आपकी अपनी हो सकती है, इसमें कोई आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। कई बार बच्चे रिफ्रेशर्स को या सैंपल पेपर्स को फॉलो करते हैं और सैंपल पेपर की लैंग्वेज को रट करके जाने की कोशिश करते हैं, तो आप जितना रट्टाफिकेशन की कोशिश करेंगे आपके लिए मुश्किलें उतनी बढ़ जाएगी। आप टाइमलाइन रटिए, आप कुछ एक पॉइंट्स जरूर रट सकते हैं, रटने की कोशिश, दैट मीन्स आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली वैसा का वैसा याद हो जाए, लेकिन पूरा का पूरा आंसर रट करके जाना दिस इज नॉट फीजिबल। तो आप पॉइंट समझ करके जाइए, जो मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं उन बातों को आप नोट डाउन करिए और उसके बेसिस पर आप अपना आंसर अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैलोरी बेस्ड नॉर्म इज नॉट एडुकेट टू आइडेंटिफाई द पुअर, व्हाई? तो यहां पर एक तरह से कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन का आपको क्रिटिसिज्म लिखना है। ये क्रिटिसिज्म हमने काफी डिटेल में लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो पहला क्रिटिसिज्म हम यही देंगे कि पॉवर्टी लाइन काफी छोटी रखी गई है, जिसको देख करके ऐसा लगता है कि सरकार ने जान करके डेलिबरेटली पॉवर्टी लाइन को इतना लो रखा है। व्हाई? क्योंकि जब आप बहुत छोटा स्टैंडर्ड तय कर दोगे, बहुत छोटा क्राइटेरिया बना दोगे, तो ऑब्वियसली पहली बात तो आप ये आसानी से दिखा सकते हो कि देखो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो गरीब नहीं हैं। दूसरी बात, उनके इनकम लेवल को आपको बस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और वो पॉवर्टी लाइन के बाहर आ जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ये शो करना चाहती है कि हमारे देश में ज्यादा गरीब नहीं है और कंटिन्यूसली हम लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लेकर के आ रहे हैं, इसीलिए कैलोरी बेस्ड नॉर्म को डिसाइड किया गया है। बाकी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों को गरीब को कंसिडर करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है। तो पहला क्रिटिसिज्म हम ये बोल सकते हैं कि डेलिबरेटली पॉवर्टी लाइन को कम रखा है सरकार ने, जान करके इतनी छोटी पॉवर्टी लाइन रखी है। दूसरी बात कि देखो भाई, जब हम कैलोरी कंजम्पशन नीड्स की बात करते हैं तो कैलोरी कंजम्पशन नीड्स जो है वो एज पर एज, हेल्थ, जेंडर ऑफ पर्सन, इन सब चीजों के हिसाब से बदलती रहती है। तो ये कह देना कि 2400 कैलोरीज अगर गांव में किसी को मिल रही है, फिर चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो किसी भी एज का हो, वो गरीब नहीं है।
So this is not we can say this is not a good criteria of identifying the poor, क्योंकि कैलोरी कंजम्पशन नीड्स तो बदलती रहती है भाई. ओके हो सकता है किसी को 1500 कैलोरी ही मिल रही हो, लेकिन 1500 कैलोरी उसके लिए मोर देन सफिशिएंट हो. उसका जो लाइफस्टाइल है, उसका जो काम है, उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है 1500 कैलोरीज. तो फिर इन दैट केस आपकी नजर में तो वो गरीब है, जबकि कंसेप्चुअली वो गरीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे तो उतना खाना मिल रहा है जितना खाना उसके लिए जरूरी है. बात समझ में आ रही है ना? तो कैलोरी कंजम्पशन नीड्स एज, हेल्थ, जेंडर के हिसाब से बार बार चेंज होती रहती है. सो दैट्स व्हाई इसे क्राइटेरिया बनाना पॉवर्टी को मेजर करने के लिए दिस इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट. ओके आप देख ही रहे हैं वाई के अलागा की जब कमिटी बनी थी तो उन्होंने कह ही दिया था कि भैया हम तो सिर्फ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, हम तो सिर्फ खाने को कंसिडर करेंगे ये देखने के लिए कि कौन गरीब है या नहीं है. जबकि हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज को आप एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेदर अ पर्सन इज पुअर और नॉट. एजुकेशनल आप फैसिलिटीज अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. लीगल हेल्प आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. ऐसा तो नहीं है कि कहीं सोसाइटी के अंदर आपका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, आप वीकर हैं. इन सब बातों को भी गरीब को आइडेंटिफाई करने के लिए कंसिडर करना जरूरी है. व्हाट डज एग्जैक्टली दिस पॉइंट मीन्स? ये पॉइंट असल में ये कहना चाहता है कि हो सकता है आपको कैलोरी के हिसाब से जितना आपको खाना खाना है, जितने पैसे की आपको जरूरत है उतना आपको मिल रहा हो, लेकिन जितना पैसा लीगल हेल्प अफोर्ड करने के लिए जरूरी है, जितना पैसा एक अच्छी एजुकेशन अफोर्ड करने के लिए जरूरी है, जितना पैसा सोसाइटी में आपको सम्मान दिलाने के लिए जरूरी है, हो सकता है उतना पैसा आप नहीं कमा रहे हो. तो आपकी जिंदगी तो गरीब जैसी ही है, लेकिन सरकार की नजर में आप गरीब नहीं हो. क्यों? क्योंकि आपने जो है जितना कैलोरी रिक्वायरमेंट है उतना खाने लायक पैसा कमा लिया है. सो अगेन दिस इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट. तो ये जो है ये एग्जैक्टली पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए सही स्टैंडर्ड नहीं है. अच्छा, फिर पॉवर्टी लाइन के केस में, कैलोरी बेस्ड नॉर्म के केस में तो आप सिर्फ एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर कर रहे हो, जबकि किसी इकोनॉमी के अंदर रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर हमने क्रिटिसिज्म देखे हैं. अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन हाउ रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन स्प्रेड्स पॉवर्टी. देखिए ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था. इस पूरे आंसर में जो इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है वो मैं आपको बोल करके समझा रहा हूं. आप आंसर को पढ़िएगा एंड देन उसके बाद अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिएगा. देखिए इकोनॉमी में पॉपुलेशन का ज्यादा होना खराब नहीं है, बिकॉज गुड पॉपुलेशन इज अ काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और ह्यूमन रिसोर्स किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है. समस्या तब हो जाती है जब इकोनॉमी की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है और उसके अगेंस्ट में इकोनॉमी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, फूड प्रोडक्शन, इन सब चीजों को अकॉर्डिंगली बढ़ा नहीं पाती है. तो ऐसे में होता है कि पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई है, लेकिन वो बड़ी पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, वो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है. क्यों नहीं अच्छा ह्यूमन रिसोर्स? क्योंकि उन्हें अच्छे से खाने के लिए अनाज नहीं मिला है, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है, और जरूरत पड़ने पर उन्हें प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह नहीं मिली है. तो पॉपुलेशन तो आ गई, लोग तो आ गए आपके देश में, लेकिन वो पॉपुलेशन एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन है. वो दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट है कि भाई वो उनके लिए खाना प्रोड्यूस करेंगे या वो पैसा कमा करके लाएंगे और उनके साथ शेयर करेंगे. तो पॉपुलेशन का ज्यादा होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन एकदम से पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो रिसोर्सेज पर प्रेशर क्रिएट होता है और उसके कारण जो ह्यूमन रिसोर्स खराब हो जाता है, जो एकदम से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम ग्रो नहीं करवा पाते हैं, जो एकदम से हम इंडस्ट्रीज को पैरेलल में ग्रो नहीं करवा पाते हैं, जो हम पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ एजुकेशनल फैसिलिटीज को एकदम से ग्रो नहीं कर पाते हैं, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी. ये इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम होता है. ठीक है, तो आई होप मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूंगा. पॉपुलेशन ज्यादा होती ये समस्या नहीं है, लेकिन एकदम से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी, हम अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को ग्रो नहीं कर पाए, इसीलिए बढ़ी हुई पॉपुलेशन कुछ खास काम की नहीं निकली और ज्यादा कुछ इनकम अर्न करने की कैपेसिटी उनमें नहीं आ पाई. फिर आप देख ही सकते हो कि भाई जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फैमिली एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा एकदम से तो इसकी वजह से गरीबी आएगी.
लोगों के ज्यादा बढ़ने की वजह से अब इंडिया में तो मोस्टली एग्रीकल्चर पे लोग काम करते हैं। तो जिस समय इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन एकदम से बढ़ी थी, सबसे जो प्राइम एक्टिविटी इंडिया में होती थी वो एग्रीकल्चर था। और हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा होता है। काम तो पूरा परिवार मिलकर कर रहा है, लेकिन अनाज तो उतना ही उग रहा है। 2 लोग काम करते तब भी आप 100 किलो गेहूं उगाते, आज 5 लोग काम कर रहे हैं खेत पे जाके, तब भी अनाज तो 100 किलो ही उग रहा है। और वही 100 किलो अनाज सब में डिवाइड होना है, उसी से जनरेट होने वाली इनकम सब में डिवाइड होनी है। तो एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत होता है। और इसी कारण से इंडिया के अंदर जब एकदम से पॉपुलेशन बढ़ी तो हमारे देश में गरीबी भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई है। अब ऑब्वियस सी बात है कि यार जब पॉपुलेशन एकदम से बढ़ी है तो जो मैंने कहा ना, डिपेंडेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। दैट मीन जो ब्रेड विनर है, जो घर के अंदर रोजी कमाने वाला होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या इंक्रीज हो गया? प्रेशर इंक्रीज हो गया। और इसके कारण ऑब्वियस सी बात है, आपके पास जब पैसा कम होगा तो आप फिर खाने जैसी जरूरी चीजों पर ही फोकस करोगे। वैक्सीनेशन हो गया, हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, इन सब चीजों पे आप फोकस नहीं करोगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि कैलोरी नॉर्म्स जो है वो कैसे फिक्स किए जाते हैं। जो 2100 कैलोरी और जो 2400 कैलोरी अर्बन एरिया और 2100 कैलोरी रूरल एरिया के अंदर जो ये नॉर्म फिक्स किया गया है, कैसे फिक्स किया गया है? तो देखिए एक्चुअली होता यह है कि सरकार जब नॉर्म बनाती है कैलोरी बेस, तो एंटायर पॉपुलेशन को जो है वो 16 कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू द एज, सेक्स, एक्टिविटीज किस तरह की होती हैं, इन सब के हिसाब से जो है 16 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। फिर हर एक कैटेगरी की कैलोरी बेस्ड रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है। फिर उस कैटेगरी का टोटल पॉपुलेशन में कितना प्रोपोर्शन है, उससे हम उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। एंड देन इन सब चीजों को करने के बाद पॉवर्टी लाइन का जो क्राइटेरिया है वो आपके सामने सरकार रखती है। तो पहले आपकी पॉपुलेशन को 16 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा, हर कैटेगरी की कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उस कैटेगरी के अंदर जो पॉपुलेशन है उसकी टोटल पॉपुलेशन में कितना प्रोपोर्शन है, उसका कितना शेयर है, इन सब बातों को समझने के बाद पॉवर्टी लाइन का जो कंसेप्ट है वो आपके सामने सरकार रखती है। तो ये जो 2400 कैलोरी रूरल एरिया और 2100 कैलोरीज इन अर्बन एरिया, ये जो कैलोरी बेस्ड नॉर्म है पॉवर्टी लाइन का, इसे इस तरीके से बनाया गया है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 असर्शन और रीजनिंग बेस वाला क्वेश्चन था। अब देखो यहां पे 2 बातें लिखी हैं। पहली बात है कि पॉवर्टी लेवल डिक्लाइंस विद द राइज इन एग्रीकल्चरल आउटपुट। जैसे जैसे एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे पॉवर्टी लाइन कम होगी। दिस इज द असर्शन। और इसका रीजन क्या दे रखा है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कम हुई है ड्यू टू वाइड फ्लक्चुएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये जो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट का रीजन है, ऐसा आपको बताया गया होता है। अब आपको देखने के ऑप्शंस क्या है, उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको चूज करना है। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए बात तो करेक्ट है लेकिन उसका जो रीजन है वो गलत है। सेकंड कह रहा है कि ए गलत है लेकिन जो रीजन है वो ट्रू है। सी ऑप्शन कह रहा है कि ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का एग्जैक्ट रीजन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ए एंड आर बोथ आर ट्रू। पॉवर्टी लेवल डिक्लाइन होगा जब एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ेगा, सही बात है। और हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर इनकम जो है वो डिक्लाइन हुई है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो काफी फ्लक्चुएट होती रहती है। यह बात भी बिल्कुल सही है। आप हमेशा देखते हैं कि हर साल कई बार गलत समय पर बारिश होती है जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं या कई बार अकाल पड़ जाता है। तो बातें दोनों सही है, असर्शन इज ट्रू एज वेल एज रीजन इज ट्रू, बट both the statements are true but the second statement is not the correct explanation of it. एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन है, बात सही है। पॉवर्टी लेवल डिक्लाइन होगा जब एग्रीकल्चरल आउटपुट होगा, यह भी बात सही है। लेकिन ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि एग्रीकल्चर इनकम हैव डिक्लाइन ड्यू टू वाइड फ्लक्चुएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशन, इसका संबंध असर्शन वाले स्टेटमेंट से कहीं पर भी दूर दूर तक नजर नहीं आता है। आ रही है बात समझ में? तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू
बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे रिलेटेड है? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये तो बहुत आसान है, यहां पर तो आप आराम से अपने मार्क्स बटोर सकते हैं। ऑब्वियसली वी नो दैट व्हेन अ पर्सन इज पुअर, it will become very difficult for him to afford good education, good health for his children. Okay? तो उसके गरीबी के कारण वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएगा, उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस उसके जो बच्चे होंगे वो एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स की तरह डेवलप नहीं होंगे। तो इस बात के बहुत चांसेस बन जाएंगे कि उसके जो बच्चे हैं वो भी आगे जाकर के अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे और फाइनली क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, हियर बाय वी कैन से दैट दे बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर अनएम्प्लॉयमेंट आएगा तो जैसा भी हमने देखा, आप ये जरूरी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाए और इसके कारण क्या आ गई? गरीबी आ गई। तो जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी उतनी ज्यादा। अच्छा, इसको अगर अलग ढंग से देखा जाए, रिवर्स तरीके से देखा जाए कि गरीबी अगर ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर देश में पॉवर्टी होगी तो ऑब्वियस सी बात है लोगों का इनकम लेवल कम होगा, इनकम लेवल कम होगा तो जरूरी चीजें जो है अफोर्ड कर पाना लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑल। एंड बिकॉज ऑफ दिस वो एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स की तरह डेवलप नहीं हो पाएंगे, एंड दैट्स व्हाई फाइनली दे विल अगेन बिकम अनएम्प्लॉयड। वो क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन पॉवर्टी है, पॉवर्टी का रीजन अनएम्प्लॉयमेंट है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर ना एक और कुछ और फैक्ट्स भी आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हो, कुछ और कंसेप्ट्स भी आप यहां पर इंक्लूड कर सकते हो। आप ये बता सकते हो कि जब कोई गरीब होता है तो क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है इसीलिए वो खर्चा कम करता है। जब वो खर्चा कम करता है, एक्सपेंडिचर कम करता है, तो इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है वो डिमांड क्या हो जाती है? चीजों की काफी नीचे चली जाती है। अब डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। तो 2 एंगल है इस क्वेश्चन को आंसर करने के। पहला एंगल था पॉवर्टी की वजह से आप एजुकेशन और हेल्थ अफोर्ड नहीं कर पाए, इसीलिए आपके बच्चे आगे जाकर के बेरोजगार हो गए और गरीबी फिर से आ गई। दूसरा एंगल है कि गरीबी की वजह से आपके देश में चीजों की डिमांड कम है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम है, और प्रोडक्शन कम होने की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है और फाइनली गरीबी आ रही है। तो ये दोनों एंगल्स जो है आप अपने आंसर के अंदर क्या कर सकते हैं? इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। यार ये जो 13th क्वेश्चन है आई थिंक, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए यहां पे एक चॉइस लिखी हुई है, शायद आपके जो मैंने आपको गेस्ट पेपर दिया था उसमें शायद एक ही क्वेश्चन रहा होगा, बट यहां पर मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के अलावा एक क्वेश्चन और मेंशन है कि गवर्नमेंट जो है वो पॉवर्टी को इरेडिकेट क्यों नहीं कर पाई है। दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स काफी सिंपल हैं। कॉजेज में तो आप बहुत सारे कॉजेज लिख सकते हैं और अपने मन से आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चॉइस वाला क्वेश्चन है यहां पर वो ये है, व्हाई गवर्नमेंट स्टिल फेल्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी, सरकार गरीबी को दूर करने में अब तक नाकाम क्यों रही है? तो पहली बात, लैक ऑफ रिसोर्सेज। जितना पैसा और जितने रिसोर्सेज चाहिए ना गरीबी को दूर करने के लिए इंडिया में, उतने रिसोर्सेज अभी तक सरकार ने डिप्लॉय नहीं किए। जो फंड्स एलोकेशन की अगर अपन बात करें तो वो काफी कम रहा है। जितना पैसा अलॉट किया गया है उससे कहीं ज्यादा चाहिए अगर आपको गरीबी को मिटाना है। तो सबसे बड़ी समस्या इंडिया में, सरकार बहुत अच्छी पॉलिसीज बना लेती है लेकिन करप्शन के कारण, लैक ऑफ ट्रेनिंग के कारण और लोकल लीडर्स के प्रेशर के कारण, डिस्क्रिमिनेशन के कारण उन पॉलिसीज का सही इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। सरकार स्कीम तो बना देगी भाई, लेकिन अल्टीमेटली स्कीम का फायदा उठाने के लिए तो आपको ही आगे आना पड़ेगा ना। तो बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं क्योंकि वो प्रॉपर्ली एजुकेटेड नहीं होते, प्रॉपर्ली उनको अवेयरनेस नहीं होती, सो दैट्स व्हाई वो अपने लिए, उनके लिए जो स्कीम्स बनाई गई है उन स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए आ ही नहीं पाते सरकार तक। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से सरकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होता है तो सब कुछ सोचने करने के बाद भी आप जो है फाइनली जो है आप गरीबी नहीं मिटा पाते हो। ओके,
लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ये कहा जा सकता है कि भैया देश के अंदर गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने अभी तक कुछ खास काम किया ही नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कहीं ना कहीं हर पार्टी जो है वो ये बात जानती है कि उनका जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो गरीब है, क्योंकि गरीब को लालच देकर के उसका वोट लेना आसान काम होता है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर आप किसी चीज का लालच दोगे कि हम आपको ये फ्री दे देंगे, आपको बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, तो इन सब लालचों में आकर के वो वोट नहीं देगा। लेकिन अगर कोई गरीब है तो उसको इस तरह के वादे करके उसका वोट लेना बहुत आसान होता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि अभी तक शायद कोई भी पार्टी जो भी सत्ता में आती है, शायद वो खुद से ही नहीं चाहते हैं, उनके अंदर से ये इच्छा नहीं है कि देश के अंदर गरीबी दूर की जाए। ठीक है, नेक्स्ट है लैक इन हॉलिस्टिक अप्रोच। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक हम देख सकते हैं, जैसे मनरेगा जो स्कीम लॉन्च की गई, इसके अंदर कहा गया कि हम ना लोगों को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करेंगे। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास रोजगार नहीं, आप आओ, हम आपसे काम करवाएंगे। काम भी क्या, हम आपसे गड्ढे खुदवाएंगे और उसके बदले में हम आपको क्या पे करेंगे, पैसे पे करेंगे। तो हॉलिस्टिक अप्रोच काफी लैक कर रही है यहां पे। दैट मीन सरकार को ये समझना चाहिए कि यार ऐसे गरीबी नहीं मिटेगी, आपको लोगों को स्किल देनी पड़ेगी, कोई आपको लोगों को एजुकेशन देनी पड़ेगी, आपको लोगों के लिए एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब तक हम जो स्कीम्स देखते हैं सरकार की, उसमें ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ उसका मॉनेटरी पार्ट, गरीबी को दूर करने का जो मॉनेटरी पार्ट है, सिर्फ उस पर फोकस कर रही है और उसी के थ्रू गरीबी को मिटाने की कोशिश कर रही है कि आ जाओ थोड़ा सा पैसा दे देंगे, या आ जाओ बदले में खाना खिला देंगे और इस तरह से आप गरीब नहीं रहोगे। तो इससे आप थोड़े समय के लिए लोगों को गरीब होने से रोक सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन में पॉवर्टी का सॉल्यूशन करना है तो आपको कैपिटल फॉर्मेशन जैसी चीजों पर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाली चीजों पर, ट्रेनिंग वाली चीजों पर, स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को चलाने पर फोकस करना होगा। ओके, तो ये सारे रीजंस आप लिख सकते हो कि इन सब रीजंस के कारण हम बोल सकते हैं कि सरकार के पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स अभी तक सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है। गरीबी को दूर करने के लिए 3 डायमेंशन अटैक करने की जरूरत है। व्हाट इज दिस अटैक? 3 डायमेंशन अटैक में 3 चीजें आएगी। पहला, ट्रिकल डाउन अप्रोच। ट्रिकल डाउन पर एग्जैक्टली एक पूरा क्वेश्चन भी हमने यहां पर रखा है। देखिए, ट्रिकल डाउन अप्रोच ये कहती है कि आप इकोनॉमी के अंदर इनकम को बढ़ाइए विदाउट लुकिंग एट दिस पॉइंट कि वो इनकम कौन से ग्रुप की बढ़ रही है। मतलब कई बार सरकार क्या है ना, कुछ इस तरह से सोचने लग जाती है कि देश के अंदर जो अमीर है वो और अमीर नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर टैक्सेस बहुत सारे लगा दो, लग्जरी अगर वो कंज्यूम करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर टैक्सेस लगा दो, कुछ कुल मिलाकर के उनको एक्सपेंडिचर करने से डिमोटिवेट करो, या एक्सपेंडिचर करते समय उनसे पैसा बहुत सारा आप ले लो और उस पैसे से फिर गरीबी दूर करो। सरकार को ये समझना चाहिए कि ट्रिकल डाउन अप्रोच भी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी इकोनॉमी के अंदर काम करता है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है, मैं जो लास्ट का आपका लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस गेस्ट पेपर का, वो भी मैं यहीं पर कवर कर रहा हूं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमने पहले भी पढ़ा था, ये कहता है कि जब इकोनॉमी में किसी भी सेक्शन के पास इनकम आती है, चाहे वो अमीर सेक्शन ही क्यों ना हो, दैट मीन्स अमीर और अमीर हो रहा है, हम तो कह रहे हैं, तो जब अमीर और अमीर होगा तब भी डेफिनेटली वो पैसा कहीं ना कहीं तो इकोनॉमी में खर्च करेगा। नौकर रखेगा अपने घर पर, ड्राइवर रखेगा अपने घर पर, होटल्स के अंदर खाना खाने के लिए जाएगा, एंटरटेनमेंट जोन्स में जाएगा, वहां पे जाकर के जो है अपने वीकेंड्स जो है वो बिताएगा। तो जब वो इन सब चीजों पर पैसा खर्च करेगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। होटल्स में जब बहुत बार जाया जाएगा तो होटल रिक्वायर्स अ स्टाफ टू प्रोवाइड अ सर्विस, तो वहां पर स्टाफ की रिक्वायरमेंट बनेगी। एंटरटेनमेंट जोन्स में जाएगा अगर वो कुछ खर्चा करने के लिए, तो वहां पर भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है ना? ड्राइवर रखेगा तो भाई ड्राइवर चाहिए, नौकर रखेगा तो कहीं ना कहीं नौकर चाहिए काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो पैसा उसने एक्स्ट्रा और कमाया है वो भी जब वो खर्च करेगा तो वो पैसा इकोनॉमी के दूसरे जो लो इनकम ग्रुप वाले सेक्टर्स है, जो लोग बेरोजगार बैठे, वहां तक वो पैसा पहुंचने लग जाएगा। तो सरकार को समझना चाहिए कि इकोनॉमी के अगर किसी सेक्शन की इनकम बढ़ रही है तो उसे बढ़ने दिया जाए,
इवन उसे और मोटिवेट किया जाए कि हाँ भैया और आपके पास पैसा आए, भगवान करे और आप और ज्यादा खर्चा करें, और अल्टीमेटली जब आप खर्चा करेंगे तो वो पैसा कहीं ना कहीं दूसरे सेक्शंस तक पहुंच जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, तो दैट इज द फर्स्ट अटैक, दैट इज ट्रिकल डाउन अप्रोच। सेकेंडली, पॉवर्टी एलिवेशन अप्रोच। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे अच्छे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम सरकार इंप्लीमेंट करे और इनकम अर्निंग एसेट्स एस्टैब्लिश करे। ठीक है, आप अगर किसी गांव के अंदर कोई फैक्ट्री डलवा सकते हो, कोई इंडस्ट्री डलवा सकते हो, तो उस पर फोकस किया जाए ताकि लोगों की बेरोजगारी कुछ समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए दूर हो जाए। तो इनकम अर्निंग एसेट्स का एस्टैब्लिशमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा क्रिएट की जाए। फिर फाइनली तीसरा जो अटैक है, भाई जो इंसान इस समय बहुत ज्यादा गरीब है, जिसके पास खाने के लिए अनाज ही नहीं है या मेडिकल अटेंशन नहीं है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट की बात करना तो उसके लिए बेकार है। तो उसके लिए आपको बेसिक एमिनिटीज जो हैं वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटी दीजिए, आप उन्हें प्रॉपर खाना दीजिए, आप उनके लिए कुछ ऐसे एजुकेशन के इंतजाम करिए जहां पर वो जाकर के उनके बच्चे डायरेक्टली पढ़ाई कर लें। आप उनके लिए साफ पीने का पानी, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों की व्यवस्था भी करिए। तो अल्टीमेटली तीसरा अटैक ये कह रहा है, 3 डायमेंशन अटैक में जो थर्ड अटैक है वो ये कह रहा है कि जो बिल्कुल ही गरीब है उसको भी आपको फोकस करना है और उसको जिंदा रखने के लिए, उसको एक अच्छी लाइफ देने के लिए जो जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो आप उसे डायरेक्टली प्रोवाइड करिए। खाना उसको सीधा खिलाइए, सीधा उसे हॉस्पिटल लेके जाइए, उसके बच्चे हैं तो उसका वैक्सीनेशन करिए, उसका चेकअप करिए, उसको उसकी जो हेल्थ है उसको बेटर करिए। अगर उसके बच्चे हैं वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रहते तो वहां पर कुछ पढ़ाने का इंतजाम करिए। आप मिड डे मील स्कीम जैसे प्रोग्राम चलाइए और कोशिश करिए कि बच्चे स्कूल में आए, खाना खाने के बहाने ही आए, लेकिन वो वहां से न्यूट्रिशन भी लेके जाएं और कुछ एजुकेशन भी लेके जाएं। सो दिस इज द 3 डायमेंशन अटैक। क्वेश्चन नंबर 15, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये लेक्चर में हमने प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाया था। ये सारे पॉइंट्स आपको आपके आंसर में लिखने हैं। इन सभी पॉइंट्स के अंदर आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, बस जरूरी बातें आंसर में इंक्लूड कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो ऊपर अपन ने एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, उसी से रिलेटेड है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ये कहता है, हालांकि क्वेश्चन में डायरेक्टली विशियस सर्कल नहीं पूछा गया। आप देखिए क्वेश्चन में पूछा है पॉवर्टी इज कॉज एंड द सेम टाइम इट इज इफेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है और ये किस कंसेप्ट से रिलेटेड है? तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि गरीबी का एक कारण गरीबी खुद होती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रिलेटेड है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के कंसेप्ट से। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का कंसेप्ट ये कहता है कि गरीबी की वजह से लोगों का इनकम लेवल कम हो जाता है। इनकम लेवल कम होने की वजह से वो इकॉनमी के अंदर जो है चीजों की डिमांड नहीं करते हैं। डिमांड नहीं करते तो जो है डिमांड नहीं करने की वजह से इकॉनमी के अंदर प्रोडक्शन नीचे जाता है। प्रोडक्शन नीचे जाता है तो एम्प्लॉयमेंट नीचे जाता है और एम्प्लॉयमेंट नीचे जाने के कारण लोगों की इनकम कम होती है और इकॉनमी में गरीबी आ जाती है। यहां पर भी इस क्वेश्चन विशियस सर्कल को समझाने के 2 एंगल है। पहला एंगल ये हो गया डिमांड वाला, जिसके अंदर आप कह रहे हो गरीबी के कारण जो है इकॉनमी के अंदर चीजों की डिमांड कम हुई, डिमांड कम होने के कारण एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, एम्प्लॉयमेंट कम होने के कारण इनकम कम हुई और गरीबी आ गई। एक एंगल ये है। दूसरा एंगल, पॉवर्टी के कारण आप अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ अपने बच्चों को नहीं दे सके। इन सब चीजों की डेफिशिएंसी के कारण दे फेल टू गेट कन्वर्टेड इनटू गुड ह्यूमन रिसोर्स, जिसके कारण उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिला नहीं, अपॉर्चुनिटी भी नहीं क्रिएट हो पाई इकॉनमी के अंदर। एंड जब उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, वो एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जब उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो उनका इनकम लेवल बहुत नीचे चला जाएगा एंड दे विल बिकम पुअर। दोनों ही एंगल से हम ये बात समझा रहे हैं कि पॉवर्टी इज द कॉज एंड द सेम टाइम इट इज इफेक्ट। गरीबी का एक कारण गरीबी खुद है। आप इस तरह से डायग्रामेटिकली भी समझा सकते हैं, इससे भी एग्जामिनर के ऊपर काफी अच्छा इफेक्ट आता है। एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस गेस्ट पेपर, जो मैंने ऊपर आपको समझा दिया है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। कोई भी अगर अमीर होगा देश में तो फाइनली इसका असर इकॉनमी के सभी सेक्शंस पर पड़ेगा। चलिए, तो ये गेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन हो गया। आप वेट करिए आप लोग, मैं आपको अगले चैप्टर का लेक्चर जल्दी ही देने वाला हूं। तब तक आप इन 17 क्वेश्चंस को अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए
और इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको कहीं रिफ्रेशर में या कहीं सैम्पल पेपर में दिखता है और आप उसका जवाब मुझसे चाहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मुझसे चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टाटा, सी या, बाय।